नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, जो हमारा आरबीएससी का सिलेबस है उसके बारे में हमने ब्रीफ ओवरव्यू जाना था। जो हर चैप्टर आपका दिया हुआ है सिलेबस के अंदर, उसके बारे में मैंने आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताई थी। और उसी लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम जो टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य रसायन विज्ञान। अगर पिछला वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो मैं आपसे कहूँगा कि एक बार आप पिछला वीडियो जरूर देख लें। केमिस्ट्री का जो मैंने डाला हुआ है वो देखना इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस जो है बोर्ड एग्जाम का वो क्या है। फिर दूसरी बात यह है कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है डायरेक्टली, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो पढ़ना है या उससे डायरेक्टली कई सवाल पुट होते हैं। फिर इस टॉपिक को पढ़ने का पर्पज क्या है, तो मैंने यहाँ पर एक बात लिख रखी है, बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि जीओसी जो है सामान्य रसायन विज्ञान जो है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है। इसका मतलब ये है कि इस टॉपिक को पढ़ना जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आप रट कर उसको स्कोर जो है वो नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप बोर्ड एग्जाम के अंदर कुछ हद तक इस बात में आप सक्सेस भी हो जाएं या उस बोर्ड एग्जाम के अंदर आप स्कोर भी कर लें, लेकिन बोर्ड में भी आजकल कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे आते हैं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उन क्वेश्चन से डील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो एप्लीकेशन पार्ट जो है, जो बेसिकली कंपटीशन में पूछा जाता है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो चाहे आईआईटी का एग्जाम हो, तो वहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनको अगर डील करना, उनको आपको करना है, स्कोर करना वहां पे, तो आपको जीओसी के कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन जो है, रिएक्शन मैकेनिज्म भी हम पढ़ेंगे, जो चैप्टर हमारे 12th के सिलेबस के अंदर मेंशन है, उनमें जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, नेम रिएक्शन भी पढ़ेंगे, काफी मैकेनिज्म भी उनके अंदर पढ़ेंगे, तो अगर आपको उन मैकेनिज्म को समझना है तो जीओसी जो है उसके जो भी कंसेप्ट हैं उनको आपको समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उन कंसेप्ट को आपको आना चाहिए। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आपको जो वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू, वो आपके लिए जरूर बेनिफिशियल हो रहे होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप लोग उनसे अपनी पढ़ाई जो है वो आपने स्टार्ट कर दी होगी। क्योंकि जो भी लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं उनको अगर आपको उनसे बेनिफिट लेना है तो आप बेसिकली पेन पेपर जरूर लेकर बैठें और जो भी आपका घर पे जो माहौल है उससे आप बिल्कुल सेपरेट हो जाएं। ठीक है, और पेन पेपर लेकर आप नोट्स मेकिंग करें। साथ साथ जो भी चीजें आपको यहाँ पर नोट्स के थ्रू पढ़ाई जा रही हैं उनसे आप अपनी लैंग्वेज के अंदर नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि अगर आप जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तो वो आपको बेनिफिशियल नहीं होने वाली हैं। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है और आपको पता लग जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पर हम कोई चीज आपको पढ़ा रहे हैं तो अगर आपने यहाँ पर पढ़ाते टाइम आपने लेक्चर जब देखा तो आपको समझ में आ गई है, लेकिन एक दिन बाद, 2 दिन बाद या 5 दिन बाद जब भी जैसे जैसे टाइम निकलेगा वो चीज आपके दिमाग से स्लिप होती जाएगी। फिर जब आपको लगेगा कि इस चीज को एक बार दोबारा देखने की आवश्यकता है, तब आपके पास अगर वो रिटर्न में चीज है तो आप उसको देख के उस बात को आप वापस याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नोट्स मेकिंग नहीं की है तो फिर वापस जाके वीडियो के अंदर उस चीज को ढूंढना और फिर समझना, पूरा वीडियो वापस देखना, तो वो आपको कहीं ना कहीं उतना बेनिफिट नहीं दे पाएगी। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी बैठें, किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चर देखने बैठें, आपके पास पेन पेपर नोटबुक जरूर होनी चाहिए और आप नोट्स मेकिंग जो है वो जरूर करें। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की, और मैं ये चीजें बताना चाहूंगा कि जो सीरीज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जीओसी की, वो चाहे क्लास 11th का कोई स्टूडेंट हो, चाहे 12th का हो, चाहे नीट की प्रिपरेशन कोई कर रहा हो या आईआईटी जेईई की कर रहा हो, सबके लिए बेनिफिशियल है और कॉमन लेक्चर सीरीज ये आने वाली है। दूसरी बात जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है वो लिखी हुई है कि सारा खेल जो है वो समझने का है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात को मैंने क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि जो भी बातें हम जीओसी के अंदर डिस्कस करेंगे वो सारी बातें समझने की हैं। तो आप जो भी बात मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊं
उसको आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझना है। समझने का मतलब ये है कि जो भी एग्जाम्पल्स मैं करवा रहा हूँ या फिर जो भी मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आपको साथ साथ लिखना जरूर है। चाहे आप वीडियो को पॉज कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें उसका, उसके बाद आप लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हुआ उसके नोट्स आपके पास हो जाने चाहिए, ताकि जब भी अगला लेक्चर आए तो आप उस चीज को प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि चीजें जो है वो आपस में इंटरकनेक्ट हैं। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो सारा खेल जो है वो समझने का ही है। अब बात करें टॉपिक के इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन बेसिकली कुछ होता नहीं है जीओसी के अंदर। कुछ खास बातें जो हैं वो, टॉपिक जो है वो अपने आप में एक इंट्रोडक्शन ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। लेकिन कुछ बातें जिन पे पूरा हमारा जो लेक्चर जो है, आने वाले जो भी लेक्चर हैं या पूरा टॉपिक जो है वो फोकस जो रहेगा वो 3 बातों पे होएगा। उसमें पहली बात ये है कि इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण। विस्थानीकरण का क्या मतलब होता है? तो विस्थानीकरण का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के हम पढ़ते हैं। एक होता है स्थानीकृत इलेक्ट्रॉन और दूसरे होते हैं विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन। विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि वे इलेक्ट्रॉन्स जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं स्थानीकृत इलेक्ट्रॉन, जो एक जगह रुके हुए होते हैं। तो स्थानीकृत का मतलब बेसिकली होता है रुका हुआ, और विस्थानीकृत का मतलब होता है वे इलेक्ट्रॉन जो एक जगह रुके हुए नहीं होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो जो स्टडी जो है, या ये कहें कि जो बातें हैं वो हम दोनों ही टाइप के इलेक्ट्रॉन्स की करेंगे। स्थानीकृत इलेक्ट्रॉन भी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्थानीकृत, कैसे कैसे स्थानीकृत इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैसे कैसे उनका इफेक्ट होता है, और दूसरी टाइप जो है वो है विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन्स का। और अगला जो टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा अम्लीयता और क्षारीयता। हम कुछ कंसेप्ट जो हैं उनको यूज करके जो इफेक्ट हम पढ़ेंगे, बेसिकली जो आगे मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण जो है उनसे कौन कौन से इफेक्ट जो है वो जनरेट होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण जो है उनसे कौन कौन से इफेक्ट जनरेट होते हैं। प्रेरणिक प्रभाव पहला, दूसरा इलेक्ट्रोन्यूमेरिक प्रभाव, तीसरा अति संयुग्मन प्रभाव, चौथा है अनुनादी प्रभाव, या इसका जो दूसरा नाम है वो मीजोमेरिक इफेक्ट या मीजोमेरिक प्रभाव। तो उन इफेक्ट्स के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ये क्वेश्चंस भी करेंगे काफी सारे हम। अम्लीयता और क्षारीयता, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनकी अम्लीयता ज्यादा होती है, अम्लीयता कम होती है, या क्षारीयता ज्यादा होती है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तीसरी जो बात हमारी होगी वो होगी यौगिकों का स्थायित्व, कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है, कौन से फैक्टर जो हैं वो उसको प्रभावित करते हैं, कौन से कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं। ये सारी बातें हम यहाँ इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण से ही। इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होने से जो इफेक्ट जो जनरेट होते हैं, जो इफेक्ट जो हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से हैं, जिनमें पहला इफेक्ट जो है वो है इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव। नंबर 2 जो है वो है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। नंबर 3 है अति संयुग्मन प्रभाव या हाइपर कंजुगेशन, और नंबर 4 है अनुनादी प्रभाव या मीजोमेरिक इफेक्ट। ये सारी बातें जो हैं हम 11th क्लास के अंदर भी पढ़ के आए हैं। 11th क्लास का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 है जहां तक मेरे को ध्यान है, उस चैप्टर के अंदर हम ये बातें जो है ये पढ़ के आए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से या प्रेरणिक प्रभाव से, कि प्रेरणिक प्रभाव होता क्या है। ठीक है, प्रेरणिक प्रभाव स्टार्ट करेंगे। प्रेरणिक प्रभाव जो है वो क्या होता है, उसकी वजह से कौन कौन सी चीजें जो हैं वो प्रभावित होती हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली होता क्या है, पहले तो ये समझना जरूरी है। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ये होता है कि सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का, सिग्मा बॉन्ड जो है उनकी, उसके इलेक्ट्रॉनों का अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर विस्थापित होना या गमन करना ही प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। और प्रेरणिक प्रभाव के कारण आंशिक रूप से आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर अधिक विस्थापित हो जाते हैं। इन दोनों बातों का मतलब क्या है, तो बात करें अगर हम पहले पॉइंट की, तो मैंने लिखा हुआ है कि सिग्मा बंध के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेरणिक प्रभाव। अब इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण की बात आ रही है, विस्थापित होने की बात आ रही है। तो मान लीजिए आपके पास ये कार्बन है और इसके साथ कोई हैलोजन जुड़ा है, कोई भी हो सकता है, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है यहाँ पर अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कुछ इस प्रकार होने चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि इस स्थिति में तो इलेक्ट्रॉन नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है
यहाँ पर कोई भी हो सकता है। मान लीजिए हम X अगर मैंने लिखा है तो हम हैलोजन की बात अगर कर रहे हैं तो कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। और इन चारों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से तो ज्यादा ही होगी। उस स्थिति में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बीच में नहीं रहकर कुछ कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, हैलोजन की तरफ। अगर बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज्यादा किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, हैलोजन की तरफ, तो हैलोजन पे कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा, आंशिक रूप से नेगेटिव। और कार्बन पे कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा, आंशिक रूप से पॉजिटिव। अब बात ये आती है कि चार्ज जो है, आवेश जो है वो आंशिक ही क्यों आया है, पार्शियली क्यों आया है। तो उसका रीजन ये है कि बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हैं, जिनमें से एक कार्बन का है और दूसरा हैलोजन का है, क्योंकि हम यहाँ बात कोवेलेंट बॉन्ड की कर रहे हैं। और चार्ज जो है वो आंशिक रूप से आने का कारण ये है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पूरी तरह किसी भी एक एटम को नहीं मिले या किसी ने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरी तरह से खोए नहीं है। ना ही कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह खोया है और ना ही हैलोजन ने कार्बन का इलेक्ट्रॉन पूरी तरह ग्रहण किया है। तो चार्ज जो है वो आंशिक रूप से आया है। इसके कारण ये जो इफेक्ट जो है इसको ही हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब अगर बात करें हम दूसरे पॉइंट की कि प्रेरणिक प्रभाव के कारण जो है वो आंशिक रूप से आवेश जो उत्पन्न हो रहा है वो कहां तक जनरेट होता है। क्या पूरी कार्बन चेन, चाहे वो 4 कार्बन चेन 4 का एटम की हो, चाहे 5 की हो, चाहे 6 की हो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि पूरी चेन के अंदर ही ये सीक्वेंस चलता रहे। तो मोस्टली आपको इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो 3 कार्बन एटम तक देखने को मिलता है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपको दिख रहा है X, उसके जो नियरेस्ट कार्बन एटम होगा उस पर आंशिक रूप से आवेश ज्यादा उत्पन्न होगा। जैसे जैसे ही हम चेन में आगे बढ़ेंगे या ये कहें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर जाएंगे, उसका इफेक्ट जो है वो कम होता जाएगा। और ये इफेक्ट जो है वो 3 कार्बन एटम तक ही काउंट किया जाता है। इस पर और आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज, उस पर और कम आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर डेल नेगेटिव या आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार के समूह जो होते हैं वो कहलाते हैं -I। कहने का मतलब ये हुआ कि वो समूह जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं उनको बोलते हैं -I समूह या -I प्रभाव वाले समूह, या इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु या समूह। यहाँ पर एटम की जगह कोई ग्रुप भी हो सकता है, समूह भी हो सकता है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो X की ज्यादा है, किससे, कार्बन से। इसलिए इलेक्ट्रॉन किसने खींचे, X एटम ने या हैलोजन एटम ने, किससे, कार्बन से। अब बात करें कि इस इंडक्टिव इफेक्ट का यूज क्या है, तो मैं एक सवाल आपको करवाने जा रहा हूं जिसमें हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है कि स्टेबिलिटी जो है कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्थायित्व जो है वो कैसे आप चेक करते हैं। एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं मैं। सवाल आपको गिवन है कि आपके पास एक कंपाउंड है, एसिड, बेसिकली एसिड आपको दिया हुआ है कोई भी, उसमें आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो यहाँ पर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है NO2 समूह, यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है CH2 और यहाँ पर जुड़ा हुआ है फ्लोरीन। तो आपको एक बात जो है वो हमेशा याद रखनी है, और मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप भी इसको बना दिया है कि कार्बनिक यौगिक का स्थायित्व जो है वो अगर आपको चेक करना है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के या आवेश के। अब आप चार्ज को कैसे चेक करेंगे, तो चार्ज को चेक करने का तरीका ये है कि जब भी आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले, जैसे इन्हीं की बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं, इन कंपाउंड के अंदर चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो। अब यहाँ पर आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। जो कंपाउंड अपने ऊपर से नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज को जितना जल्दी कम कर लेता है वो कंपाउंड उतना ही स्टेबल हो जाता है। तो बात करें अगर हम फर्स्ट कंपाउंड की, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे NO2 समूह जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर अगर बात करें तो NO2 समूह जो है उसका -M इफेक्ट लगता है। अब -M इफेक्ट क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको पता है यहाँ पे नाइट्रोजन अगर जुड़ा है तो नाइट्रोजन जो है वो -I भी लगाएगा। -I हम जान चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पे कोई -I नहीं लगेगा क्योंकि कार्बन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर संयुग्मन उपस्थित है जिससे नेगेटिव चार्ज जो है वो शिफ्ट हो सकता है आगे किसी कार्बन एटम पे। और यहाँ पर अगर बात करें, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है जो पेरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है या एलिमेंट एटम कह सकते हैं, वो जुड़ा हुआ है। अब अगर बात करेंगे इसके ऑर्डर की, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है A। क्यों है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर जुड़ा हुआ समूह जो है उसका -M इफेक्ट भी है और उसके साथ साथ -I भी है। अगर बात करें तो ये ज्यादा इस नेगेटिव चार्ज को खींचेगा। अगर नेगेटिव चार्ज कम होगा तो, अगर आवेश कम होगा तो स्थायित्व बढ़ जाएगा। अगर बात करें
कंपाउंड बी की, तो इसके अंदर कोई भी ऐसा समूह नहीं लगा हुआ है जो इस नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा हो। अगर बात करें हम कंपाउंड सी की, तो यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जुड़ा हुआ है जो इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, जिससे नेगेटिव चार्ज कम होगा और अगर आवेश कम होगा तो स्थायित्व बढ़ जाएगा। इसी कंसेप्ट को यूज करके हम, तो आपको पता है अगर आवेश जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, तो सबसे आगे कौन आ जाएगा ए, उसके बाद कौन आएगा सी और सबसे लास्ट में कौन आएगा बी। इसी कंसेप्ट को यूज करके हम चेक कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी को, अम्लीयता को। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एसिड है जिसको मैंने एच से डिनोट कर दिया है, हमारे पास कोई एसिड है HA, उसका प्रोटोनेशन जब भी होगा, प्रोटोनेशन जब भी करेंगे तो प्रोटोनेशन के केस में यहां पर जब आयनन होगा तो एसिड जो है वो H+ त्यागेगा और उसके साथ एक स्पीसीज बनेगी A-। अब H+ जो है आप वो जानते हैं, एसिड जो है वो जब भी उसका प्रोटोनेशन होगा वो क्या त्यागेगा, H+ या प्रोटोन त्यागेगा, और उसके साथ जो स्पीसीज बनेगी वो होती है संयुग्मी क्षार। हमें चेक करने का तरीका जो है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसकी एसिडिटी को चेक करने का तरीका होता है कि आप चेक कर लें कि उससे बनने वाला या उसके आयनन के पश्चात बनने वाला संयुग्मी क्षार कितना ज्यादा स्थायी है। अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसकी अम्लीयता भी क्या होगी, ज्यादा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कोई भी एसिड जो है उसके आयनन से एक तो प्रोटोन त्यागेगा, क्योंकि एसिड है उसका काम है प्रोटोन देने का। प्रोटोन देने के बाद जो स्पीसीज बचती है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, उस नेगेटिव चार्ज स्पीसीज के ऊपर, उस नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो है वो कितनी ज्यादा स्टेबल है। अगर वो स्टेबल है तो उसकी एसिडिटी भी क्या होगी, ज्यादा। अब बात करें क्वेश्चन की, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं और आपको बिल्कुल इसी सवाल से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम चेक करते हैं। तो हमारे पास एक सवाल है, आप देख सकते हैं इस चारों आपके पास एसिड है, इन एसिड के अंदर यहां पर अगर आयनन करवाएं तो आप जानते हैं, जैसे मैं यहां पे इसको सोल्व करता हूं, आपके पास कंपाउंड है फ्लोरीन, इसके साथ जुड़ा हुआ CH2 C डबल बॉन्ड O- प्लस H+, इसका आयनन ऐसे ही होगा। अगर बी की बात करें तो Cl, इसके साथ CH2, इसके साथ C डबल बॉन्ड O- और H+। ऐसे ही यहां पर हम कह सकते हैं Br, इसके साथ CH2 C डबल बॉन्ड O- प्लस H+। और नेक्स्ट अगर कंपाउंड की हम बात करें तो यहां पर आयोडीन, इसके साथ CH2 C डबल बॉन्ड O- प्लस H+। अब आपको पता है कि जो संयुग्मी क्षार है, ये संयुग्मी क्षार हमारे पास बन गया है चारों के लिए संयुग्मी क्षार प्रोटोन निकालने के बाद। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है, जो आ रखा है संयुग्मी क्षार पे, ये जल्दी कहाँ खत्म होगा। तो आप जानते हैं कि हैलोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर है वो कुछ इस प्रकार होता है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, क्या वो उतना ही ज्यादा इस आवेश को अपनी ओर खींचेगा? क्या यही क्रम रहेगा कि सबसे ज्यादा फ्लोरीन खींचेगा इस नेगेटिव चार्ज को, उसके बाद कौन खींचेगा, क्लोरीन, उससे कम कौन, ब्रोमीन, और सबसे कम आयोडीन। तो जो जितना ज्यादा इस नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, स्थायी। अगर यहाँ पे अगर इस कंसेप्ट को हम अप्लाई करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा कंपाउंड स्टेबल कौन सा होगा, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी और उसके बाद डी। तो ये एक सवाल था जो आपसे पूछा जा सकता है किसी कंपटीशन के अंदर। बोर्ड के अंदर ऐसे सवाल नहीं पूछे